तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 10th के साइंस जो बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पूछता है। तो इसमें हम पार्ट 1 करा दिए हैं। साइंस का भौतिकी चैप्टर से प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के फर्स्ट पार्ट करा दिए हैं। उसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे जो 2022 के लिए मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज भी इस लेसन से मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट 2 है। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद इस पर आइए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अवश्य लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम कल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम 21वां कराएंगे। तो ये रहा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? तो आवर्धित यानी बड़ा। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमें बड़ा बनता भी है और छोटा भी बनता है, और उत्तल दर्पण में हमें वस्तु की प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो ये तो होगा नहीं। समतल दर्पण में बराबर बनता है, जितना वस्तु की ऊंचाई होगी उतने ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये समतल दर्पण में होता है। और सब प्रकार के दर्पण ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बोले तो काल्पनिक, वर्चुअल, यानी काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। और अवतल दर्पण से क्या बनता है? काल्पनिक बनता है लेकिन वह बड़ा बनता है। समतल दर्पण से तो काल्पनिक बनता है लेकिन वह वस्तु के बराबर बनता है, तो ये दोनों होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव, पोल और उसकी फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर, यानी उसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। क्या संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच? तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। यानी बोले तो वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी दूरी होता है, यानी एफ बराबर r/2 सही होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एफ बराबर r/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हजामती के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ये 2022 में भी पूछेगा, मेरा आशा है। तो आप इसको और से देखिए, बिना स्किप किए ये वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो इसको और से लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पार्ट 3 भी आएगा, उसमें मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आएगा। चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट में की परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट है उसकी परावर्तक सतह कैसा होता है?
तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल दर्पण की तरह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। सॉरी, अवतल दर्पण कब का सफलता, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आप यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये का जाने क्या लिखा गया है का सफलता, ये नहीं होगा, यहाँ केवल अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण से रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच डॉक्टर करता है। तो अवतल दर्पण हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, क्या होती है? जो पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी लेंस को की फोकस दूरी अगर हवा में उसकी फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि वो 4 गुनी ज़्यादा हो जाती है। कोई भी लेंस अगर हवा की अपेक्षा उसकी फोकस दूरी पानी में डालते हैं तो वह 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब है, यानी उत्तल दर्पण में हमें काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? तो उत्तल दर्पण में हमें काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा? तो फोकस के जब अंदर वस्तु को रखेंगे, यानी पोल और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो हमें उत्तल लेंस में उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस से कम दूरी पर, फोकस की दुगुनी दूरी, यहाँ से ऑप्शन देखिए पड़ रहा है, फोकस पर रखते हैं, फोकस की कम दूरी पर, अनंत पर, फोकस की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि फोकस के अंदर रखेंगे, यानी फोकस के कम दूरी पर रखेंगे तो उत्तल दर्पण में उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है, कैसे होती है? लेंस की जो क्षमता होती है वह किस पर निर्भर करती है? फोकस की दूरी की दुगुनी दूरी पर, कि फोकस के बराबर, कि फोकस की व्युत्क्रम, कि फोकस दूरी की तिगुनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फोकस के व्युत्क्रम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तल लेंस में जो फोकस वस्तु बनता है वह का वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? यानी दो वक्र पृष्ठों से ठोस माध्यम जैसे गिर गया तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग गोलीय लेंस कहेंगे। ऐसे भी तो गिर सकता है, तो ये तो अवतल हो गया और इतल हो गया, तो ये इसको लेंस कहेंगे, गोलीय लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस लेंस का प्रयोग एक दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि को हटा दिया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि को वो उस लेंस के द्वारा उसका निवारण कर दिया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दीर्घ दृष्टि को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो हमारा अवतल लेंस सही हो जाएगा।
तो अब इसमें दीर्घ दृष्टि दोष पूछ रहा है तो उत्तर लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 38 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जो होता है वो वस्तु कहाँ पर रखा जाता है, वस्तु इधर रखा जाता है, वस्तु की दूरी इधर ही होती है। तो इधर के हम माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है। आपको याद रखना होगा कि एक चिन्ह परिपाटी में है जो इधर की दूरी माइनस में होती है और इधर की दूरी प्लस में होती है, और ऊपर की दूरी हमें प्लस में होती है और नीचे की दूरी हमें माइनस में होती है। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो हमें पूछ रहा है नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने, यानी ये जो दर्पण है इस दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखेंगे तो उस बिंब की दूरी होगी। तो निश्चित है कि इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी मानेंगे तो ये माइनस में होगा और ये इधर प्लस में होगा, और ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यहाँ पर इसका सही आंसर ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है क्यों? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र क्यों होता है? क्योंकि उस लेंस की दो वक्र सतह होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि उस लेंस की दो वक्र सतह होती है इसीलिए उसका दो वक्रता केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, और इसी कारण उसका दो फोकस भी होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। यानी गोलीय लेंस में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है? तो वह 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये लेंस फार्मूला है। तो 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f यही इसका संबंध है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f और उसकी वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध यही है कि 1/v यानी 1/1 प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/, वस्तु दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी। यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं, अगर इसका आप PDF चाहते हैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो हमारे टेलीग्राम ऐप को आप ज्वाइन हो जाए एजुकेशनल एम पॉइंट के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू। तो